अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जो कल आपने न्यूमेरिकल्स किए, वो एवरेज स्पीड पर फोकस्ड है। हाँ, एवरेज स्पीड जैसा मैंने आपको कल बताया, उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें एक्चुअली गिवन क्या है। ये तो पता होता है कि क्या कैलकुलेट करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमको गिवन नहीं है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आई होप कल जो हमने न्यूमेरिकल्स करे वो सब न्यूमेरिकल्स आपने अपने आप से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो आप कर लेना। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको हमेशा फिज़िक्स में डर लगता रहेगा। दिस इज़ द की पॉइंट जो हम यहाँ पे अपन इसलिए टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो बेसिकली ये थे। आज एक न्यूमेरिकल करेंगे हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल भी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का है, लेकिन ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें हमको ऐसा लगता है कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन को एक बार देख लें, क्वेश्चन पढ़ लें। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, यानी लीनियर मोशन कर रही है। कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर्स इनिशियल 1/4 डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो यही पैटर्न पे थे, लेकिन हमको इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंसेस गिवन थी, हमें पता था कि कितना चल रहा है, तो उस वजह से हमको टाइम निकालने में आसानी होती थी। अभी एक इन्होंने अलग बात कर दी। इन्होंने कहा इनिशियल 1/4 डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 1/4 मतलब टोटल डिस्टेंस जितना उसने कवर करना, उसका केवल 25% डिस्टेंस चलती है, जो वो इनिशियल 25% ऑफ द डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। विद वॉट स्पीड इट शुड कंप्लीट रेस्ट ऑफ द जर्नी सो दैट इट्स एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी बिकम्स 50 किलोमीटर पर आवर। पूरी जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के, उसके लिए उसको कितनी स्पीड से चलना चाहिए बाकी का 75% डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज़ गिवन, तो हमको पहले एक समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हमें क्या कंडीशंस गिवन है। वो कह रहे हैं अगर अपन ये मान लें कि पूरा डिस्टेंस ऑफ इंटायर जर्नी वो d है, तो इनिशियल 1/4 d/4 होगा, और d/4 डिस्टेंस को चलने के लिए उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। आप इसको v1 कह लो। बचा हुआ जो है डिस्टेंस d में से d/4 माइनस कर दोगे तो 75% यानी 3/4 d बचेगा। तो बाकी का जो 3/4 है या 3/4 d है, वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। हमने मान लिया x, तो ये x हमको कैलकुलेट करना है कि किस स्पीड से चले वो बची हुई जर्नी, so that the average speed of entire journey becomes 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअली केवल दो ही फिगर दिए हुए हैं, ये निकालना है, v2 निकालना है ना। इसको x बोल दिया हमने v2 को, यानी कि बाद वाली पाथ पे, बचे हुए पाथ पे किस स्पीड से वो चलता है। तो जैसा कि हम कल कह रहे थे, आपको ये हमेशा याद रखना है कि अल्टीमेटली फॉर्मूला एक ही काम आएगा एवरेज स्पीड के लिए, कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। वी एवरेज के लिए, वी एवरेज फॉर इंटायर जर्नी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड d अपॉन टोटल टाइम टेकन t। ठीक है। और अगर इतनी जर्नी में टाइम लगा
T1, इतनी जर्नी में टाइम लगा टाइम T2, तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ये बात भी इजीली अंडरस्टैंडेबल है। यानी कि एवरेज, जो V एवरेज जिसको हम कह रहे हैं, जिसका वैल्यू 50 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर इसकी जगह वैल्यू रख दी जाए तो ये 50 के बराबर होगा। D अपॉन T इज इक्वल टू 50 या T इज इक्वल टू D अपॉन 50, ये बात हमको पता है। और D अपॉन 50 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब T1 प्लस T2 क्या है वो भी इस इंफॉर्मेशन से निकालें। हाँ, इनिशियल पार्ट को देखो, केवल यहाँ तक वाले पार्ट को देखो, यहाँ से यहाँ के बीच के पार्ट को देखो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है D/4 और टोटल टाइम टेकन कितना है T1। तो D/4 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 एंड V1 इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो T1 क्या होगा? T1 वुड बी इक्वल टू, इस 40 को नीचे ले आए, T1 को वहाँ ले जाए, तो D अपॉन 4 इंटू 40, दैट इज D अपॉन 160। ये वैल्यू तो आ गई T1 की। अब व्हाट इज T2? T2 निकालना है। ये देखो, टोटल स्पीड यानी एवरेज स्पीड V2 जिसको हम x बोल रहे हैं, जिसे हमें कैलकुलेट करना है, दैट x और एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3/4D अपॉन टोटल टाइम टेकन T2। तो T2 क्या निकलेगा? इस T2 को उठा के यहाँ रख दो, x को उठा के यहाँ रख दो। T2 वुड बी इक्वल टू 3D अपॉन 4x। होगा कि नहीं? सब कुछ आपके सामने हो रहा है, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू, हम T1 और T2 की वैल्यू इस फॉर्मूला में रख दें कि T इक्वल टू विच इज D अपॉन 50, दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 इज D अपॉन 160, D अपॉन 160 प्लस T2 इज 3D अपॉन 4x। अब इसके आगे की कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो आप LCM निकालना और LCM के कैलकुलेशंस अलग से प्रैक्टिस कर लें ये समझने के लिए। अगर हमारे पास इस तरह का फिगर है और हमको LCM निकालना है, तो हम सिंपली 160 इंटू 4x कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 640x। हाँ, फिर इस 640x को डिवाइडेड बाय 160 कर लो, तो ये हो जाएगा 4x, और 4x को मल्टीप्लाई कर दो d से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4xd। प्लस इसको 4x से डिवाइड कर लो, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 640 अपॉन 4 160 होगा। 160 इंटू 3d 480d। किसका वैल्यू है ये? T1 प्लस T2 का। आप T1 प्लस T2 की बजाय D अपॉन 50 लिख सकते हो, आप सीधे D अपॉन 50 लिख दो। ये हम पहले लिख चुके, T इक्वल टू D अपॉन 50। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन ले लें 4D इधर भी ले लो, और ये 4 के मल्टीपल्स में है, तो 4D यहाँ भी मान सकते हैं। तो हमने कॉलम कॉमन ले लिया 4D मल्टीप्लाइड बाय x प्लस D बाहर निकाल लिया हमने, 480। D बाहर निकाल लिया हमने। 4D मतलब कि अगर इस 4D को अंदर, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है या मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है, समझे कि हमने इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर था उसे बाहर निकाल के जो बचा है उसको ब्रैकेट में डाल दिया है। तो अगर 4D, इसको हम वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 4D इंटू एक्स 4xd, और 4D इंटू 480। इसको हमें 480 नहीं,
यहाँ पे लिख देना चाहिए 120 120। 120 रख दिया हमने यहाँ पे ना। तो ये हमारा 480D हो जाएगा। 4D इंटू 120, मतलब वैल्यू नहीं बदली, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है। नीचे तो एज इट इज़ ये जो रखा हुआ है 640x, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए हमारी। इधर d/50 है। अब हम देखें कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। 640x उठा करके अगर यहाँ रख दें तो ये 640xd हो जाएगा, हाँ, इक्वल टू 50 इंटू, चलो 640xd आया है तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं 650xd, ठीक है। तो ये 50 को मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, 200d हो जाएगा ये, ठीक है। 200d हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाय 'को अलग से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम एक साथ ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4xt मैं यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 50 को 200xd प्लस 480 इंटू 50, 24,000 अपॉन 640x। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन, वहाँ हमने पहले कॉमन ले लिया था, यहीं कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इधर 200 ये 24,000d है, ठीक है। तो 200d कॉमन लेना पड़ेगा और अंदर जाएगा x प्लस 24,000 में से तो 120, x प्लस 120, ठीक है, अपॉन 640x तो उधर चला गया है तो इसको हटा दो, 640x को हटा दो क्योंकि हम यहाँ से उधर ले जा चुके हैं 640x को और 50 को इधर ले आ चुके हैं। तो ये हो गया 640xd इक्वल टू 200xd प्लस 24,000d। तो इस 200xd को उठाकर अगर हम इधर ले आएँ, इसको अगर हम उठाकर इधर ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला जो 640xd है ये यहीं का यहीं रहेगा, ये वाला यहाँ का यहाँ रहेगा। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ये 24,000 ब्रैकेट खोल दिया ना हमने, तो ये 24,000 आ गया। तो 24,000 हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको हटा दो। अब क्या हो गया, 640xd माइनस 200xd कितना बना, 640 में से 200 अगर हटा दोगे तो 440 बचेगा। 440xd इक्वल टू 24,000d 24,000d।
तो d से d कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 440। मतलब अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये 1200 इधर 22, ये 600 और ये 11, तो मतलब 60/11 वैल्यू आया, 60 की 600, हाँ 60 लिख दिया मैंने, 600/11 आया। तो इसको हम कैलकुलेट करें, 11 5 ज़ा 55, देन 50, तो 11 4 ज़ा 44.6 आया, 5 ज़ा, तो 54.54 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड से जब ये चलेगी बचे हुए रास्ते पे, तो एवरेज स्पीड पहले 40 किलोमीटर पर आवर चली थी, अब चली वो कितना 54.54 किलोमीटर पर आवर। इतनी एवरेज स्पीड से जब चलेगी तो उसकी इंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर आएगी। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो आपको इसे चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। हाँ, कि जो हमारा 54.54 किलोमीटर पर आवर आंसर आया है उसको चेक कैसे करें। तो आप ये मान लो कि आपको ये पता ही नहीं है, हाँ ये नहीं मालूम है, और सिचुएशन ये है कि आपको ये गिवन है कि इनिशियल 1/4 डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाद वाला 54.54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ 54.54 जिसको आप जो फाइनली हमने 600/11 बोला था, आप इसको अपनी कैलकुलेशन में 600/11 भी ले सकते हो। तो एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी पता करो, ऐसा क्वेश्चन होता ही है, हमने देखा है। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो हम कहते हैं कि T1 एंड T2 निकाल लो, एवरेज V एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बट अब यहाँ पे हमको ये नहीं पता कि इसका आंसर 50 है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि V एवरेज, क्रॉस चेक कर रहे हैं, हमारा आंसर 50 आना चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, T1 प्लस T2। हाँ, और T1 कैसे निकालेंगे, T1 के लिए हमने कहा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज d/4 और टोटल टाइम टेकन इज टोटल स्पीड इज, जो इसकी है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा d/160। और T2 कैसे निकालेंगे, d 3/4 डिस्टेंस अपॉन यहाँ टाइम टेकन की जगह एवरेज वेलोसिटी जो हमने अभी अभी निकाली है, इसको आप 600/11 ऐसे लिख लो। बजाय 54.54 लिखने के आप इसे लिख लो 600/11, बात तो वही है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो कि 11 × 3 इज 33, d/4 × 600 2400। तो अब T1 प्लस T2 करते हैं कि T = T1 प्लस T2, टोटल टाइम टेकन निकाल देते हैं, फिर उसको इस वाले फार्मूला में डाल देंगे, एवरेज वेलोसिटी के फार्मूला में। तो T1 की जगह d/160 लिखो, प्लस T2 की जगह 33d/2400 लिख दो। तो 240 हम 2400 ही ले लेते हैं, और ये कितना बनेगा
2400 अपॉन 160 करें, जब एलसीएम ले लेते हो तो जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर वाले का वो उससे आप आपके एलसीएम को डिवाइड करते हो। तो ये आपका हो गया 16 1 ज़ा 16 एंड 16 5 ज़ा 80। तो ये आ गया 15 शुड बी मल्टीप्लाइड विद डी, 15d प्लस ये तो 2400 2400 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 33d आएगा। तो 33d को 15d से ऐड कर दें अपन तो क्या बनेगा, एक मिनट, ये 33d है या सॉरी मैंने 33d लिख दिया, अच्छा हाँ 11 इंटू 3 33d ही है। तो यहाँ पे 15 प्लस 33 कर दो, कितना बनेगा 48d, 48d अपॉन 2400। ये आपका t यानी t1 प्लस t2 आ गया। तो इसको इस फॉर्मूला में डालना है, v एवरेज इक्वल टू डी अपॉन t1 प्लस t2। तो लिख देते हैं भाई v एवरेज इक्वल टू डी अपॉन 48d अपॉन 2400। तो 48d अपॉन 2400 ऐसा ही हुआ। देखो यही रखा है हमने। तो अब d से d कैंसिल हो जाएगा क्या, 2400 अपॉन 48 50 होता है क्या, देखो 48 10 ज़ा 4800, तो 2400 50 ही होगा। आप कैलकुलेट कर लें, जिन लोगों को मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये 2 से 1200, ये 2 से 24, ये 600, ये 12। अब 12 की टेबल तो सबको आती होगी, 12 5 ज़ा 60, तो 50 आ गया कि नहीं आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन ठीक था। 54.54 की एवरेज स्पीड से जब बचा हुआ 3/4 रास्ता वो ट्रैवल करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड यानी स्पीड इन इनिशियल पार्ट एंड फाइनल पार्ट दोनों का एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे हो सकता है कुछ स्कूल्स में नहीं करवाए जाएं और आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ये कि हमारे स्कूल में तो करवाए ही नहीं गए। तो मेरी एक बात ठीक से ये समझो कि आप जो मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर आगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, ये सब चीज़ें आपको आगे जा कर के 11th क्लास में फिज़िक्स में पढ़नी है। अगर आपको आगे ये आज ही डिसाइड कर चुके हो आप कि हमें आगे जा कर के साइंस नहीं लेना, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने साइंस लेना है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं ये सब। ये न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आने लग जाएंगे। हाँ, बहुत इजीली आने लग जाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके मुझे भेजना। मैं देखूँगा कितने लोगों ने उसको सॉल्व किया है। हाँ, एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ सिमिलर टाइप का। हाँ, थोड़ा इससे इजी बना देते हैं उसको। अ कार moves on a straight path with an average velocity of average speed of at an average speed of 50 kilometer per hour for half of the journey, calculate the average
speed for rest of the journey, average speed for rest of the journey if its average speed for entire journey is 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह का क्वेश्चन है, टाइम लगेगा आपको। बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि टाइम लगेगा। आराम से सिचुएशन बनाओ, सिचुएशन भी मैं आपको बना के देता हूँ कि वो फर्स्ट हाफ जर्नी जो है, यानी टोटल डिस्टेंस अगर d है तो d/2, फर्स्ट d/2 जो है वो जिस स्पीड से चलता है दैट इज गिवन। तो बाकी बचा हुआ जो d/2 है रेस्ट हाफ, वो किस स्पीड से चलेगा कि v एवरेज यानी एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ये भी मैंने आपके लिए कर दिया। हाँ, इनिशियल हाफ पार्ट चलने के लिए उसको जो v1 यानी इनिशियल स्पीड, इनिशियल हाफ पार्ट में उसकी एवरेज स्पीड जो थी दैट इज गिवन 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपके लिए मैंने आसान कर दिया है एंड आई एक्सपेक्ट ईच वन ऑफ यू टू आंसर दिस। इसको अपने पेपर पे सॉल्व करो, व्हाट्सएप पे इसका पिक्चर लो और मुझको भेज दो, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा आपको दिखा दें आपकी बुक जिसमें हम अभी ये सीख रहे हैं एवरेज स्पीड। अभी तक हमने रेट ऑफ मोशन तक बात की है, स्पीड विद डायरेक्शन की बात भी कर ली, वेलोसिटी की बात कर ली। अब हमारे काम आएगा वो, यहाँ तक हम पढ़ चुके, न्यूमेरिकल्स हम कर चुके। क्योंकि आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स थोड़े सिंपल टाइप के हैं, इसलिए थोड़े से डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल या चैलेंजिंग कह लें, चैलेंजिंग न्यूमेरिकल्स लेने के लिए हमको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। हाँ, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की हम बात करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, this is a physical quantity denoted by A, which is known as rate of change in velocity. What is velocity? Speed with direction. जब किसी सर्टेन जब हमको स्पीड को एक्सप्रेस करते समय स्पीड के मैग्नीट्यूड के साथ में हम डायरेक्शन भी ऐड कर दें तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ, और वेलोसिटी कैसे मेज़र करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? जब भी रेट वर्ड आएगा तो समझ लो डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? समझो कोई ऑब्जेक्ट पहले u वेलोसिटी से चल रहा था, u इज इनिशियल वेलोसिटी। मैं भी एग्जांपल से बता दूंगा आपको। इनिशियल वेलोसिटी और फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ के फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और इस पूरे काम में टाइम लगा t इज द टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस यू।
और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी सेज दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज v माइनस यू अपॉन टी। सवाल ये है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन इसका मतलब क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया F और इसकी वजह से ये चलने लगा। हम कहते हैं कि जब तक इस पे फोर्स नहीं लगाया, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हमने इस पे लगाया है, जब तक ये फोर्स इस पे नहीं लग रहा था तब तक ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रखा हुआ था। समझो आपने एक फुटबॉल ग्राउंड पे रखी हुई है, आप उसे देख रहे हो कि ये रखी हुई अच्छी नहीं लग रही, इसको तो घूमना चाहिए, चलना चाहिए। तो आप गए और आपने जाके उसको किक मार दी। तो व्हेन यू किक द बॉल यू हैव एक्चुअली अप्लाइड द फोर्स ऑन द बॉल। और जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये अपनी जगह से मूव कर गई, मोशन में आ गई। समझो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इनिशियली ये तो रुका हुआ था, तो हम कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज v, और इसको फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में टाइम लगा t। तो हम कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो v माइनस यू अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा। हाँ, एक्सेलरेशन के लिए जो यूनिट होती है v माइनस यू, तो वेलोसिटी का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड और टाइम के लिए आएगा सेकंड, तो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या सिंपली आप लिख सकते हो m अपॉन s स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन व्हाई देयर इज अ स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर ऑन सेकंड। तो हम बताएंगे कि इट इज मेड अप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी इज m अपॉन s यानी मीटर पर सेकंड, एंड टाइम्स यूनिट इज सेकंड। तो सेकंड इंटू सेकंड बिकम सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, बाकायदा आपसे पूछा जाता है। इस बात को और ध्यान से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। एक तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कि एक स्टोन की बजाय हम बॉल ले लेते हैं। अ बॉल स्टार्ट्स मूविंग ऑन ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट with 5 meter per second in 2 seconds. Calculate its acceleration. इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो हम लिखेंगे कि गिवन क्या है। Given is starts moving on ground from rest. Rest मतलब initial velocity 0. Rest मतलब रुका हुआ, stationary. When the object is stationary, that means its initial velocity u is 0. Initial velocity is denoted by u. Final velocity is always denoted by v. So u is 0. And v is given as 5 meter per second. So if time is 2 second, वो कह रहा है कैलकुलेट a,
एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। अ बॉल स्टार्ट्स मूविंग ऑन ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना, बात समझ जाओ, बिल्कुल इजी बात है। एंड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वो चलने लग गया 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये स्पीड 0 से 5 मीटर पर सेकेंड तक आने में उसको 2 सेकेंड लगे, तो 2 सेकेंड में उसकी स्पीड इतनी हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ v माइनस यू अपॉन टी। अब आपके पास सब वैल्यूज है, डालो, इस वीडियो को पॉज करो, अपने आप सॉल्व करो और फिर देखो आपका आंसर ठीक है कि नहीं। 5 v की जगह लिख दिया, u की जगह 0 लिख दिया, t की जगह 2 लिख दिया, तो 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे बाद में तो आपकी वैल्यू का इस 2.5 का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल आया एग्जाम में और आपने सिर्फ 2.5 लिख दिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिखा, या ये यूनिट गलत लिख दी, इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बजाय आपने मीटर पर सेकेंड लिख दिया, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा और हो सकता है उसमें आपको 0 नंबर मिले। यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्कूल में शायद आपको इसमें मार्क्स दे दिए जाएँ, लेकिन आप यूनिट की गलती करोगे तो मेरे पेपर में मैं मार्क्स आपको नहीं दूंगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से 2.5 केवल लिख देने का कोई मतलब नहीं, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आपने नहीं लिखा तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। An object at rest starts moving with 10 meter per second in 5 seconds after applying force on it. Calculate acceleration. कर सकते हो, पॉज करो, डू इट, गिवन भी लिखो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में वैल्यूज डालो और कैलकुलेट कर दो। फिर प्ले करके इसको देखेंगे। गिवन क्या गिवन? इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ भी रेस्ट लिखा हुआ था, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन पता करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें मालूम चल गया, v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, v इज 10, u इज 0, t इज 5। 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, तो ऐसा नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 0 ही हो ऐसा नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अ कार मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स, कार में एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेट करती है वो, मतलब वेलोसिटी बढ़ा देती है, चेंज इन वेलोसिटी कर देते हैं हम उस एक्सेलरेटर को दबा के। तो अ कार मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स टू 25 मीटर पर सेकेंड इन
10 seconds time. Calculate acceleration. फिर वही बात, गिवन लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, और इस काम में टाइम लगा 10 सेकेंड का। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, v की जगह 25, u की जगह 5, t की जगह 10, 25 माइनस 5 20 अपॉन 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर टाइम कम होता, अगर ये काम 5 सेकेंड में कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ जाता। उस केस में v माइनस यू 25 माइनस 5 अपॉन टाइम अगर 10 सेकेंड के बजाय 5 ही सेकेंड लगता तो एक्सेलरेशन होता 20 अपॉन 5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर स्पीड बढ़, आपको ये समझ में आ गया कि स्पीड बढ़ना डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। तो हम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली। तो अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है मतलब बहुत जल्दी से कोई चीज़ तेज़ चलने लगी, चाहे वो रुकी हुई थी चाहे वो चल रही थी किसी स्पीड से। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप हाईवे पर आप कार चल रही है आपकी, और आपने देखा कि एक और कार आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, तो आपने कहा कि अरे यार ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तो स्पीड और तेज़ कर दूं, तो मैंने एक्सेलरेटर दबाया। आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो, एक्सेलरेटर दबाया और उसकी स्पीड आपकी 90 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा करके 120 किलोमीटर पर आवर कर दी और वो पीछे रह गया। तो 90 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? दैट इज चेंज इन स्पीड। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। और वो चेंज इन वेलोसिटी कितनी देर में हुई? इट ऑल डिपेंड्स हाउ पावरफुल योर कार्स इंजन इज। वो कितनी तेज़ी से आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, और जितना कम टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा स्पीड बढ़ने में, एक्सेलरेशन का वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। अगर मान लो इसी काम में 20 सेकंड लगे होते तो एक्सेलरेशन क्या होता? 25 माइनस 5, काम सेम है, 20 सेकंड लग गए होते तो 20 अपॉन 20 एक्सेलरेशन केवल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता। अब एक्चुअली इस बात का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है उसी में ये छुपा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट डू वी मीन बाय एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चल रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो ऑब्जेक्ट इनिशियली रुका हुआ था, ट्रेस था, तब टाइम 0 मान लेते हैं हम। जब उसने चलना शुरू किया तो आफ्टर 1 सेकेंड, हाँ आप देखो एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ा लेता है इन 1 सेकेंड। हाँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 2 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। यानी स्पीड कितनी बढ़ती है? 2 मीटर पर सेकेंड। देखो, इस किसी भी एक एग्जांपल से ले लेते हैं। हम कहते हैं कि वो यही ले लेते हैं, या इसके पहले वाला ले लेते हैं, इसमें 5 सेकेंड था। हाँ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी इनिशियल वो चलने लगता है
एट रेस्ट था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। 5 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ के 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। एक्सेलरेशन हमने निकाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 सेकंड तक का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, देखो कि वो ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ था तब हमने टाइम को 0 माना, जब उस पर फोर्स लगा तो पहले सेकंड में वो कितना चलेगा, हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इट ऑब्जेक्ट, ये बात याद रख लेना हमेशा के लिए जो मैं लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट increases its velocity by 2 meter per second in each second। अगले 5 सेकंड में हर सेकंड में उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। अभी उसकी स्पीड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड मतलब 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर 1 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद यानी एक और सेकंड बढ़ने पर, अब इस 1 सेकंड में भी वो 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी, तो मैं इसमें ऐड कर दूं 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो अगले 1 सेकंड के बाद यानी टोटल 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ के हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड और ऐड होगा अब, और ये हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और 5 सेकंड बाद वो 2 और ऐड होके 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समझ में आपको एक्सेलरेशन का मतलब? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से कोई कार चल रही है, 5 सेकंड में उसकी स्पीड 0 से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब समझो, केवल याद नहीं करना, रटना नहीं है उसको। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी बाय 2 मीटर पर सेकंड इन ईच सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में, ईच सेकंड मतलब हर 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो 1 सेकंड बाद वो 2 मीटर पर सेकंड होती है, 2 सेकंड बाद फिर 1 सेकंड है इन दोनों के बीच में, तो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ऐसे हर सेकंड में 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर बढ़ते बढ़ते 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ, कि द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। तो एक्सेलरेशन का बेसिक कंसेप्ट यही है। कल हम एक्सेलरेशन के और एस्पेक्ट्स देखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर कोई बात समझ में ना आई हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।